टाटा, इस कंपनी का नाम सुनते ही विश्वास का एक पहलू सामने आता है। ये कंपनी ने कभी भी सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं किया। टाटा अपने प्रॉफिट से पहले जनता और टाटा कंपनी के कर्मचारियों को रखती है। ये विश्वास का धागा इन्होंने आज से नहीं बल्कि इतिहास के समय से जनता से जोड़ रखा है। आज मैं इस वीडियो में आपको जमशेद नुस्खानजी टाटा के बारे में विस्तार रूप से बताऊंगी। जमशेद नुस्खानजी टाटा जो कि टाटा कंपनी के फाउंडर हैं, उन्होंने किस तरीके से अपनी प्रिंसिपल टाटा कंपनी को एक ऊंचाई के मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे फैक्ट एक्सपोज चैनल पर। जमशेद नुस्खानजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के नवसारी कस्बे में हुआ था। इन्होंने स्कूलिंग गुजरात से ही की थी। इनके पिता का नाम नुस्खानजी टाटा है, माता का नाम जीवनबाई टाटा था। ये अपने माता पिता के एकमात्र इकलौते पुत्र थे। 14 साल की उम्र में उन्होंने अपने 14 साल की उम्र में वो अपने पिता के साथ मुंबई गए थे। फिर उन्होंने वहां से एल्फिस्टन कॉलेज से 1858 में हाई स्कॉलरशिप प्राप्त करके वहां से उत्तीर्ण हुए थे। ये पढ़ाई में इतने अच्छे थे कि इनके प्रिंसिपल ने इनको फीस तक वापस कर दी थी। 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो चुकी थी। इनकी धर्मपत्नी का नाम डब्बू बाई था। फिर वो अपने पिता के साथ उनका हाथ बटाने लगे। करीबन 9 साल तक के उन्होंने अपने पिता का साथ दिया। जब जमशेद जी टाटा पिताजी के साथ निर्यात के व्यापार में थे, तब उनके पिता ने उनको अपने फर्म को बढ़ाने के लिए जापान, चीन, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका भेजा, जिससे कि उनकी शाखाएं मजबूत हो सके। फिर 1868 तक उन्होंने अपने पिता का साथ दिया। फिर वो वापस मुंबई पहुंचे। 1869 में उन्होंने चिंचपोकली में एक दिवालिया ऑयल मिल को 21,000 रुपीज में खरीदा। फिर उस मिल को कॉटन मिल में बदल दिया, जिसका नाम अलेक्जेंड्रा मिल रख दिया गया था। फिर 2 साल बाद हाई प्रॉफिट में बेच दिया था। 1874 में उन्होंने 1.5 लाख का प्रॉफिट कमाया था। ये थी इनकी पहली पूंजी। फिर उन्होंने नया एक सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग, वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत की। 3 साल बाद उन्होंने नई नीति को साकार किया। 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया के अकोमोडेट से ये मिल को बनाया गया था और इसका नाम पड़ा था एम्प्रेस मिल। नागपुर में थी। एम्प्रेस मिल में उन्होंने अपने कर्मचारियों को देखा। जब उन्होंने ये देखा कि उनके कर्मचारी सही टाइम पे नहीं आ रहे हैं और दूसरा तो सेकंड शिफ्ट में आते ही नहीं हैं, तब उन्होंने अपने वर्कर्स के लिए एक पॉलिसी नहीं, उन्होंने अपने वर्कर के लिए प्रोविडेंट फंड चालू किया, जिसमें वर्कर रिटायरमेंट के बाद उनका जो भी अमाउंट है उनके फैमिली को मिल जाएगा। फिर उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी भी बनाई, जिसमें वर्कर्स को कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उनका इंश्योरेंस अमाउंट उनके फैमिली मेंबर को मिलता है। स्पोर्ट्स डे बनाए और वर्कर्स के फैमिली डेज भी बनाए, जिसकी वजह से उनके वर्कर्स ने उनका साथ नहीं छोड़ा। इसी बीच 1861 में अमेरिकन सिविल वार चालू हो चुकी थी, जिसका पूरा प्रॉफिट इनडायरेक्टली जमशेद जी टाटा को हुआ। वार शुरू होने के पहले इंग्लैंड अपने कपड़ों के लिए अमेरिका से कॉटन मंगवाती थी, पर वार के समय इंग्लैंड को जमशेद जी ने कॉटन दुगने रेट में बेचा, जिसकी वजह से उनको बहुत प्रॉफिट भी हुआ, जिसको देखते हुए उन्होंने कई लोगों से लोन भी लिया। पर
जमशेद जी का ये प्रॉफिट सिर्फ 4 साल तक ही था। उसके बाद जमशेद जी को धीमे धीमे लॉस होने लगा। सिविल वार खत्म हो गया। अब वापस कॉटन की प्रोडक्शन चालू हो गई थी, जिसकी वजह से जमशेद जी को लॉस होने लग गया। तो जितने लोगों ने उनको लोन दिया था वो लोग अब जमशेद जी को परेशान करने लगे थे। पर जमशेद जी का अच्छा स्वभाव देख करके उन लोगों ने एक शर्त रखी कि जमशेद जी अपनी ही कंपनी में $20 में काम करेंगे, जो कि उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। उस लॉस से उभरने के बाद जमशेद जी ने मुंबई पे अपना एक सपना पूरा किया। उन्होंने द ताज होटल बनवाया। जमशेद जी के कुछ ऐसे भी सपने थे जो कि रेवोल्यूशनरी थे, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्टील प्लांट और 5 स्टार होटल। जमशेद जी का देहांत होने से पहले उन्होंने 5 स्टार होटल की स्थापना कर चुके थे। द ताज होटल बनने की भी एक रोचक कहानी है। जमशेद जी टाटा जब यूरोप गए थे तब वो खाना खाने एक होटल पहुंचे। तब उनको होटल के गार्ड ने एक बोर्ड दिखाकर रोक दिया। उस बोर्ड में लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। तब जमशेद जी ने ठान लिया था कि अब वो इस बेइज्जती का बदला लेंगे। इसी वजह से उन्होंने ताज होटल बनाया, जो कि विदेशी हो या इंडियंस हो, हर किसी के सामने बहुत ज़्यादा फेमस है। जमशेद जी का देहांत 1904 में हुआ था। जमशेद जी के बाद उनके सारे सपनों की जिम्मेदारी दोराबजी टाटा ने ले ली थी। 1910 में टाटा स्टील प्लांट तैयार हो गया था। स्टील प्रोडक्शन भी चालू हो चुकी थी। इसी बीच हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर को स्टील की जरूरत थी और ब्रिटिशर्स ने टाटा से स्टील लिया, जो कि टैंक, गन, रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए काम आ रही थी। इस पर एक फेमस स्टेटमेंट भी है, टाटा स्टील इज अ सेवियर स्टील, जो कि ब्रिटिश पॉलिटिशियंस ने कहा था, जिसकी वजह से टाटा स्टील बहुत ही जल्दी 1914 में फेमस हो चुकी थी। जब टाटा स्टील फेमस हो रही थी तो इसी बीच 14 कंपनीज और भी टाटा स्टील के अंदर आ चुकी थी। दोराबजी टाटा 1938 तक टाटा को संभाला था। फिर जहांगीर टाटा ने, जिन्हें हम JRD टाटा के नाम से जानते हैं, ये एक उत्साहपूर्ण और फुल्ली एनर्जेटिक व्यक्ति थे। JRD टाटा फ्रांस में ग्रो अप हुए थे, जहां ये पायलट भी थे। उनको उड़ने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले टाटा एयरलाइंस को बनाया था, जिसका नाम टाटा इंडिया पड़ गया था। ये सब चीजें जो हुई थी वो भी इंडिपेंडेंस के पहले हुई थी। देश 1947 में आजाद हो गया था। उस समय सोशलिज्म का जमाना चल रहा था। जवाहरलाल नेहरू जी ने एक लॉ को लागू किया कि सभी बिजनेस को नेशनलाइज किया जाएगा, और JRD को ये पसंद नहीं आया क्योंकि इसमें टाटा एयरलाइंस भी इंक्लूडेड था। टाटा का ये शुरुआती दौर से ही माना था कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होता है, नेशनल बिल्डअप के लिए भी होता है। पर नेहरू जी ने उनको एक ऑफर भी दिया कि वो टाटा एयरलाइंस को लीड करे। उन्होंने खुशी से इस ऑफर को एक्सेप्ट भी किया। 1917 से 1980 तक एयर इंडिया बहुत फेमस हुई। फिर JRD ने बिजनेस और एक्सपेंड किया। 1945 में लोकोमोटिव इंजन बनाया गया था। 1968 में टाटा कंस्ट्रक्शन सर्विस को बनाया गया। फिर और कैंसर ट्रीटमेंट रिसर्च सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक सॉल्ट और भी बहुत कुछ चीजें बनवाई गई थी। JRD 52 इयर्स तक के चेयरमैन बने रहे। 1971 में नेल्को मार्केट वैल्यू 2% में आ चुकी थी। नेल्को को बचाने के लिए रतन टाटा को बुलाया गया था। ये जमशेद जी टाटा के पोते थे। 1962 से
इन्होंने टाटा में काम कर रहे थे, पर 1972 में इन्होंने नेल्को को फुली हैंडल किया और इन्होंने नेल्को के प्रोग्रेस के लिए रेडियो मैन्युफैक्चरिंग को खत्म करने को कहा गया। न्यू आइडिया के साथ सैटेलाइट की मैन्युफैक्चरिंग की तरफ रुख किया, जिसका उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हुआ। 1975 में नेल्को 20% में प्रॉफिट में थी, पर कुछ समय बाद इमरजेंसी लग चुकी थी, जिसकी वजह से नेल्को फिर से लॉस में जाने लगी। फिर रतन टाटा को कॉटन मिल के प्रोजेक्ट के लिए भेजा गया। अच्छे प्रॉफिटेबल वर्क की वजह से उन्हें 1991 में टाटा का चेयरमैन भी बनाया गया और 1991 में ही मनमोहन जी ने इंडिया को लिबरलाइज किया और सडनली सोशलाइज सिस्टम को छोड़ दिया गया, क्योंकि एक यही रास्ता था इंडिया की इकोनॉमी को बचाने का। पर रतन टाटा ने भी जेआरडी जैसा काम किया। उन्होंने अपनी कंपनी को एक्सपेंड किया और वो इसलिए कि कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया की टाटा कंपनी को ना खरीद सके। ये डिसीजन भी फुली सक्सेसफुल रहा, जिसकी वजह से फॉरेन में भी टाटा का बोलबाला चालू हुआ और टाटा ने फॉरेन कंपनी को इक्विवेलेंट करना भी चालू कर दिया। टाटा ने टेटली टी को 12 बिलियन, कोर स्टील को 11 बिलियन डॉलर खरीदा, जैगवार लैंड रोवर को 2.3 बिलियन डॉलर्स में खरीदा। इसके बाद रतन टाटा ने नैनो कार को लॉन्च किया। ये थी इंडिया की सबसे सस्ती और सबसे चीपेबल गाड़ी। रतन टाटा ने भी इसको लॉन्च करने का एक मात्र ही मकसद था। जब रतन टाटा एक बार ट्रैवल कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक चीपेस्ट मिडिल क्लास फैमिली पूरी फैमिली के साथ बैठी हुई है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानी हुई और उनकी इस तकलीफ को देखते हुए रतन टाटा ने सबसे सस्ती कार बनाई, नैनो, जो कि थी 1.3 लाख की। और कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट और बिजनेस भी तैयार किए जिसमें टाटा का नाम इंक्लूडेड भी नहीं है, जैसे एम्प्रेस मिल का नाम क्वीन विक्टोरिया के कोरोनेशन को एकोमोडेट करने के लिए रखा गया था, ये है। और द ताज होटल और जमशेदपुर शहर का नाम टाटा के किसी भी परिवार के सदस्य ने नहीं रखा था, बल्कि उस समय ब्रिटिश के वाइस रॉय ऑफ इंडिया जो थे उन्होंने रखा था। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो और ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो और ये टॉपिक पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपना प्यार और सपोर्ट, अपने लाइक और सब्सक्राइब से देते रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी हमें सपोर्ट कीजिएगा।